ठीक है, तो सबसे पहले तो करते हैं अपन प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में जनरली एयर के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और उसके साथ साथ 10 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वाटर पास करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी है पहले तो ये देख लो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और उसके साथ साथ डस्ट है। ठीक है, और H2S है, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं। राइट, डस्ट को रिमूव करने के लिए एयर को पास करते हैं वाटर से। तो वाटर इजीली डस्ट को रिमूव कर देता है। Okay? बाकी चीजें इसमें गैसेस बची हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, जो इजीली वाटर से रिएक्ट करके बाहर सेपरेट आउट नहीं होती। क्योंकि कोई इम्प्योरिटी तभी सेपरेट आउट होती है जब वो किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्ट कर रही हो। मतलब अगर आप जैसे मान लो एलम मिलाने से कोई जैसे हम कई चीजों को फिटकरी से हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं या उसको प्योरीफाई करते हैं, तो जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना, वो फिटकरी के साथ कोई ना कोई बॉन्ड्स, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड जरूर फॉर्म करती हैं। तभी फिटकरी इनको रिमूव करने में पॉसिबिलिटी अपनी क्रिएट करता है कि उसको रिमूव कर पाए वो। लेकिन एयर के साथ जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे इजीली वाटर रिएक्शन नहीं कर सकता। मान लो डस्ट को रिमूव करना है तो वाटर ने तो हटा दिया, लेकिन अब इनको रिमूवल के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ती है। NaOH की रिएक्शन करते हैं तो कार्बन जब एयर के साथ पास करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना देता है Na2CO3। ठीक है, और इसी तरह से हर SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH, क्योंकि SO2 एक एसिडिक कैरेक्टर कंटेन करता है और ये एक ऑलरेडी एक बेस है, तो यहाँ पर रिएक्शन इजीली हो जाती है, Na2CO3 बनता है। और इसी तरह से H2S भी रिएक्शन कर सकता है NaOH के साथ, यहाँ पर Na2S प्लस H2O बनता है। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस की होने की वजह से हमारे पास जो इम्प्योरिटी रहती है उस पार्टिकुलर एयर में वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, लिख लिया। सर ये आपने क्या लिखा है, SO2 प्लस NaOH वापस Na2SO3 बना CO3 बना रहा है सॉरी सेकेंड सॉरी इक्वेशन वाली में। SO3 होगा वो। यस सर, वो SO3 होगा। सॉरी अबाउट दैट। हो गया सबका, लिख लिया। यार अपने वीडियो ऑन करो यार, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। उसके बाद जो प्योरीफाइड एयर होती है उसके पास मॉइस्चर होता है, तो उसको हम मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर क्रिएट करते हैं -20°C से नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो मेंटेन होता है टेम्परेचर, तो उसके बाद इसको आगे प्रोसेस करने के लिए लेके जाते हैं और यहाँ पर इम्प्योरिटी लगभग बहुत कम होती है या फ्री होता है लगभग इम्प्योरिटी से। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले प्योरिफिकेशन हम करते हैं। प्योरिफिकेशन की पहली टेक्निक है जिसमें हम वाटर से पास करते हैं और फिर उसको हम बची हुई चीजों को रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो रिएक्शन करके वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कंपाउंड देता है और जो कहीं ना कहीं कभी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कभी एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। वैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम निकाल लेते हैं और हमारा अभी भी एयर एज इट इज मेंटेन रहता है। उसके बाद हम करते हैं लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। यहाँ पर जैसे कि बताया गया, यहाँ पर एयर को क्या करते हैं, जब ये पास हो जाए तो एयर को फिल्टर करने के लिए यहाँ से फिर से पास करते हैं। सबसे पहले यहाँ से पास करते हैं, इस लेफ्ट पॉइंट से यहाँ से इनलेट करवाते हैं। ठीक है, इनलेट करवाते वक्त जब एयर अंदर जाती है तो यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर एयर अंदर चला जाता है। जब एयर अंदर चला जाता है तो उसको एक यहाँ पर
प्रेस करते हैं एयर को, कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर लगा होता है, तो एयर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता होगा, तो बता सकता है? तो सर कंप्रेस करने से सर वो लिक्विफाई हो जाती है टेम्परेचर गिर जाता है। सर, वो क्योंकि सर हाई प्रेशर देते हैं ना उसको, तो हाई प्रेशर में टेम्परेचर वो गिर जाता है और लिक्विफाई हो फेज जाता है। चेंज होता है। टेम्परेचर गिर जाएगा और जब टेम्परेचर गिर जाएगा या बढ़ जाएगा? सर गिर जाएगा। जब गिर जाएगा सही है अरे ना। भाई साहब क्या बोल ले रहे हो, कोई और बताएगा? टेम्परेचर गिर जाएगा और फेज चेंज होगा। गिरता है सर सर गैस प्रेशर बढ़ाने लिक्विड पे में कन्वर्ट टेम्परेचर हो रही है, तो सर गैस के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है ना लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, होने के लिए। लिक्विड पहले में तो कन्वर्ट, लिक्विफाई करना इतना आसान नहीं है, लिक्विफाई हम नहीं कर रहे हैं अभी। आप ये बताओ, लिक्विफाई तो बाद में होगी। लिक्विफाई ऑलरेडी जो गैस का फॉर्म होता है ना, लिक्विफाई करने के लिए आपको उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट्स व्हाई जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना उसके। अरे भैया क्यों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जैसे प्रेशर कम होगा तो इसके मॉलिक्यूल से पास हो जाएंगे और तो काइनेटिक एनर्जी कम। कंप्रेस सर मैं बताऊं सभी शुक्ला, बताओ। सर वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सर जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो इसका जो हमारे पास एयर है उसके जो पार्टिकल्स होंगे सर, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स सर, वो पास पास में आएंगे जिनसे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सर वो डिक्रीज होगी। और सर अगर Decrease कभी होगी? भी उसकी सॉरी सर इंक्रीज होगी। हाँ, तो सर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सर वो हमेशा उसका क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी वजह से सर टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। इसीलिए सर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लगभग तो मैं एक और बताऊं? हाँ जी बताइए। तो ये फॉर्मूले को मैंने करके कंबाइन किया हुआ है, उस तरीके से बता रहा हूँ। तो हमारे पास सर डेंसिटी होता है इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना सर। और सर फोर्स मेरा हो सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं जब उसे रिप्लेस कर दूंगा तो सर आ जाएगा मेरे पास डेंसिटी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। और सर जो मेरे पास मास होगा वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सर ये आ गया कि जो अपना ये प्रेशर होगा और जो अपनी वॉल्यूम होगी दोनों सर न्यूमरेटर में होगी, तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई और बताएगा? सर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स के बीच का कोलिजन ज्यादा होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज होगा। ठीक है, तो वैसे तो सर्वे शुक्ला ने पहले ही बता दिया कि अगर आप उसके पास उसके जो स्पेस है उसको आप कम करोगे, स्पेस को कम करोगे, तो क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स मूव करते हैं और एक दूसरे से वो कोलाइड करते रहते हैं। इनफैक्ट जिस भी कंटेनर में वो रखे जाएंगे उसकी बॉडी के पार्ट से या उसके कंटेनर की वॉल से वो लगातार कोलिजन करते रहते हैं। अब लगातार कोलिजन करने की वजह से अगर उनके पास डिस्टेंस ज्यादा होती है, यानी कि स्पेस अगर ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होते हैं। लेकिन अगर स्पेस कम होता है और वो अगर उसके पास स्पेस की कमी है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा हो गया। दूसरी बात, हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी आपको शायद मूल कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हुए थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी एक आध बार। अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गैस की, ओवरऑल वॉल्यूम अगर गैस का कांस्टेंट है और आप उस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो पीवी इक्वल, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एनआईटी के इक्वल होता है। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और अगर आप समझ गए कि नहीं अभी टेम्परेचर बढ़ाने का तरीका? यस सर। तो यहाँ पर जब इसको हाईली Yes, sir. कंप्रेस्ड एयर करते हैं या फिर जब इसको पास करते हैं एक कंप्रेसर से, तो उसको कंप्रेस कर देता है और एयर को हॉट कर देता है। ठीक है, अब एयर को हॉट करने का रीजन क्या है? क्योंकि आगे हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह यूज करना है। इस पार्टिकुलर प्रोसेस में हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आगे यूज करना है, गैसेस को अलग करना है, तो कहीं ना कहीं उनके बॉइलिंग पॉइंट को यूज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट को यूज करने के लिए ही एक तरीके से इनको हम हॉट करते हैं स्टार्ट में, और आगे इनको और दूसरी बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट का यूज करना है। और दूसरी बात यह भी है कि समटाइम्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ओवरऑल इसके अंदर, उस पार्टिकल के अंदर अगर स्पेस कम होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ सकते हैं इसके साथ साथ।
तो एक साथ हमें प्रोसेस भी करना होता है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज में भी हम करते भी हैं, या आज को चाहते तो हम डायरेक्ट ठंडा कर सकते थे कि डायरेक्ट गर्म कर सकते थे, लेकिन प्रोसेस इस तरह से चलता है क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है और गैस के लिए करना भी बहुत इजी है। तो जब इसके साथ हम करते हैं ना तो हॉट एयर यहाँ पर पास करने लग जाती है इस वाले प्रोसेस से। जब हॉट एयर इसके अंदर जाती है तो जैसे हमने आपको एक कंडेंसर बताया था पिछली क्लासेस में, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताते वक्त, कि वहां से जब वेपर पास कर रही होती है तो एक लिक्विड इनलेट और लिक्विड आउटलेट डालते हैं क्योंकि वो वेपर को ठंडी करे, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये वेपर यहाँ से क्रॉस कर रही होती है तो एक तरीके का कंडेंसर का काम करता है। इस पूरी कंटेनर के अंदर जब वेपर आ जाती है तो एक यहाँ पर वाटर इनलेट डालते हैं, जो स्प्रिंग मॉडल में दिखाई दे रहा है। यहाँ से वाटर इन करता है और यहाँ से आउट करता है। थोड़ा ये स्प्रिंग मॉडल इसलिए क्योंकि स्पेस ज्यादा लेगा और मतलब ज्यादा एरिया में वाटर आपका फैल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर ये सीधी एक पाइप होती है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाँ, तो सरफेस एरिया कम होता है और सरफेस एरिया कम होता तो फिर हमारे पास दिक्कतें होती, राइट? मतलब हो सकता है कि हम उस लेवल तक इसको हम, क्या हुआ यार, दिखाई नहीं पड़ रहा स्क्रीन? हाँ सर, वो हट गया शो हो रहा है? यस हाँ सर। सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पर आगे जब हम पास करते हैं, वाटर इन करते हैं, वाटर आउट करते हैं, तो कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में आगे बढ़ जाती है। अब ये कंप्रेस्ड एयर है और कंप्रेस्ड एयर तो पहले ही हो चुकी जब प्रेशर कम किया था। अब ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है क्योंकि इसको हमने ठंडा भी कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो कंप्रेस्ड एयर है, दूसरी बात ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है। अब आगे जब यहाँ पर करते हैं ना, तो एक बात आपको मैं बता दूं, जब यहाँ से ये इस वक्त से पास, इस पार्टिकुलर कंटेनर से यहाँ से होकर के ये पाइप से पास हो रहा होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका वॉल्यूम कम होता है और यहाँ पर जैसे ही ये इस सेपरेटर में जाता है ना, तो इसका एक से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जिस तरह से आपने जब इस एक्सपेंशन को या कंप्रेशन किया था तो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ था, अब हम इसी टेम्परेचर रिड्यूस और इंक्रीज का ही यूज करके हम इसको एक दूसरे से सेपरेट भी करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसलिए बाहर निकलती है ड्राई आइस के फॉर्म में, क्योंकि जब ये सेपरेटर में पास करता है तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन करते टाइम अपना टेम्परेचर ये क्या करता है, डाउन करता है, क्योंकि एक्सपैंड होगा तो टेम्परेचर डाउन करेगा। तो जो पार्टिकुलर सब्सटेंस है जो अभी गैस इसके रेंज में आएगी उस टेम्परेचर रेंज में, वो बाहर निकल जाएगी। तो हम एक सेपरेटर निकाल के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल लेते हैं। यार लाइट एक्चुअली चली गई है, वेट, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? चाहिए, बढ़ना चाहिए शायद। क्यों बढ़ेगा यार, एक बात बताओ, अभी तक हमने अगर कंप्रेस किया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बढ़ेगा जब इसके अंदर से अगर इसमें आ रही है इस कंटेनर में, तो यहाँ पर एक्सपैंड कर रही है ना। अरे यार एक्सपैंड कर रही है तो नंबर ऑफ कोलिजन तो कम हुए ना, वही तो बता रहा हूँ 1 घंटे से मैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हुआ तभी तो सर मतलब उसके टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्या तुम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है अच्छी से। अरे यार ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा कोलिजन मतलब डायरेक्ट टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ना। अभी अगर टेम्परेचर कम किया है हमने, अगर कोलिजन नंबर ऑफ कम हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर राइज करेगा या डाउन जाएगा? डाउन ही जाएगा। डाउन जाएगा। अगर एक्सपैंड कर रही है तो डाउन जाएगा। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो -70 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड से -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर ये कंप्रेस कर रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर -70 से -80 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, -70 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ऐसी कंडीशन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई होकर बाहर निकल जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है और आगे की चीजें आगे के लिए चली जाती हैं। तो एक पहला प्रोसेस ऐसा है यहाँ पर जहां पर एक्सपेंशन की वजह से हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया हुआ है। भैया 2 चीजें हुई हैं, यहाँ पर हमने कंप्रेशन किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। यहाँ पर हमने एक्सपेंशन किया है, टेम्परेचर को रिड्यूस किया है। कोई दिक्कत है क्या अभी? नो सर। नो सर। नो सर। अभी आगे बढ़ता है। अभी जो बाकी की चीजें हैं वो आगे बढ़ती हैं, इस कंटेनर से पास करती हैं। और ये जो एक्सपेंशन जेट है ना, जैसे एक्सपेंशन जेट में जाती है फिर से एक्सपैंड करती है, और एक्सपैंड करते वक्त ये क्या करती है, फिर से अपने टेम्परेचर को डाउन लेके जाती है। कोई दिक्कत?
नो दिक्कत। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर जब कुछ पार्टिकुलर जब गैसेस यहाँ पर आ जाती हैं फिर से, तो जब ये फिर से अपने टेम्परेचर को डाउन करता है, तो यहाँ पर इसके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें बचती हैं, क्योंकि इनके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी मैं बताता हूँ कितना होता है। लिक्विड एयर है ना, तो लिक्विड एयर से अभी यहाँ पर जब ये एक्सपैंड करेगा फिर से, तो ये लिक्विफाई हो जाता है, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो फिर से एक बार टेम्परेचर डाउन करती हैं, और टेम्परेचर डाउन करते वक्त फिर से अपने टेम्परेचर को गिराती हैं, जिसकी वजह से लिक्विफाई हो जाती हैं। तो कुछ चीजें लिक्विफाई रहती हैं और कुछ चीजें यहाँ पर अभी भी गैसेस फॉर्म में रहती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास गैसेस हैं, तो हमारे पास मान लो गैसेस है एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन जैसी गैसें हैं। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग -183 के आसपास होता है। जो नाइट्रोजन है उसका लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और जो आर्गन है उसका लगभग -186 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, -186 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास टेम्परेचर है -184 अभी यहाँ पर, तो कौन सी गैस इसमें लिक्विफाई हो जाएगी और कौन सा गैसियस फॉर्म में ही रहेगी? सर ऑक्सीजन 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 लिक्विफाई हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। और सर आर्गन और नाइट्रोजन एयर में निकल जाएगी। क्यों क्यों ऑक्सीजन सर क्योंकि उसका मतलब -180 जाएगी, और उधर जो आप खोल के रखा है उधर आर्गन और नाइट्रोजन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? नाइट्रोजन और आर्गन। सर नाइट्रोजन और आर्गन गैसियस फॉर्म में रह जाएंगे। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन निकला तुम्हारा इसका? हाँ जी, -196 छोटा है या -184 छोटा है? -184 सर -186 छोटा है। -196 छोटा है। -196 छोटा है सर, ठीक पहले पहुंचेंगे। क्या -190? सर 196 छोटा है, लेकिन हम 183 पहले पहुंच जाएंगे। हाँ ओके, तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। ऑक्सीजन सर -183 पे स्टार्ट हो जाएगा वो लिक्विफाई होना, और पूरी तरह हो जाएगा 184 पर दो होगा। अच्छा, पक्का? यस सर। सबका आंसर यही है? सर यस सर यही है। कोई और कॉन्सेप्ट समझाएगा? लिखो भैया, इसको मानो पॉइंट नंबर ए, इसको ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। अपने फिगर में बना के इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जब वाटर इन करता है, वाटर इन करने के बाद जब ए के पास पहुंचता है तो वहां पर कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने का मतलब है कि अपना टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब फर्दर जाता है तो एक जगह एक्सपेंशन होता है, वो बी पॉइंट है, और एक जगह फिर से यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, वो सी पॉइंट है। क्वेश्चन केवल 3 ही पॉइंट से बन सकते हैं। एक हमारा ड्राई आइस है, उस जगह से बन सकता है कि वहां पर पार्टिकुलर टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको उसके लिए लगभग ड्राई आइस का वो टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा कि -70 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। और उसके बाद आपको फिर से अगर और याद रखना है तो आपको आगे की चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी, लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है या जो इसका लिक्विफाई होने का कंडीशन है, तो वो भी आपको एटलीस्ट याद रखनी पड़ेगी। तो ये आपका गिवन है। तो ए पॉइंट पर एक जगह इंक्रीज करता है, बी पॉइंट पर डिक्रीज करता है, सी पॉइंट पर डिक्रीज करता है। तो क्वेश्चन ए पॉइंट से आ सकता है, क्वेश्चन बी पॉइंट से बन सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो 9th में है उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक ए पे आ सकता है, बी पे मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। और बी पे ड्रॉप करता है, सी पे ड्रॉप करता है, और सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ पर इस प्रोसेस में पार्टिकुलर, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और आर्गन आउट हो रही है, और लिक्विड ऑक्सीजन एज इट इज सीधे चली जा रही है। क्योंकि -80 अगर मान लो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसकी टेम्परेचर जो रेंज होती है वो ऑक्सीजन और आर्गन वाले जो बीपी बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके बीच में कहीं लाई करती है, इसलिए जो नाइट्रोजन और आर्गन होता है वो आउट कर जाता है, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो फर्दर आगे बढ़ जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन को भी अलग निकाल सकते हैं और नाइट्रोजन और आर्गन को अलग निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस भी है हमारा एयर से लिक्विड ऑक्सीजन बनाने का।
जो हमारे जो कंटेनर वगैरह में यूज होती है लिक्विड ऑक्सीजन, वो भी इसी पार्टिकुलर प्रोसेस से बनाई जाती है। तो इसमें 2 बार कंप्रेशन होता है, एक बार कंप्रेशन होता है और 2 बार एक्सपेंशन होता है। तो इस बात को याद रखना, दिमाग में रखना। और एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डाउन जाता है और कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर राइज करता है। और एक जगह और टेम्परेचर डाउन जाता है, वो है जब यहाँ पर वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट होता है। समझ में आई बात? यस यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। तो पढ़ लोगे फिर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, इस तरह से चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पढ़ना, अगर कोई समस्या हो बता देना। बहुत लंबा खिस्सा चला गया है और इसके पीछे 20-30 लेक्चर खत्म किए, तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई समस्या आती है मेरे को बताना। सर 21 लेक्चर। टोटल कितने हो गए? 21 केवल इस मैटर अराउंड अस प्योर में हो गए ना? दोनों मिला के हो हाँ गए? सर, हाँ। नो सर, इस मैटर अराउंड अस प्योर में अकेले 21 हैं और सर उसमें 20 थे मैटर इन सराउंडिंग्स में। भैया 41 लेक्चर लिया है हमने। काफी जनरल केमिस्ट्री बात की है, ऐसी बात नहीं है। काफी और चीजें भी हुई हैं, 20-20 में एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है, तो उसका फायदा दिलाना इधर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। यस सर। यस सर। यस सर। सर 4 है वैसे, एक्चुअली देखा है सर। थर्ड तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ सर, एचसीईआरटी वो में तो सर 4 है। स्कूल के अकॉर्डिंग है सर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तुम्हें क्या मिला है पीडीएफ उसमें, बुकलेट में क्या मिला है थर्ड चैप्टर? मॉड्यूल में तो सर वही मिला है, एटम स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मिला है? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है सर। सर मॉड्यूल में था। तो भैया आपकी जो मैटर की यूनिट है उनको हम नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दिन से हम कर रहे हैं ये। तो सर लेकिन काफी सारे नई नई चीज भी तो सीखी सर, अकेले कोर्स पे थोड़ा ना गए थे सर अपन। हाँ वो तो हमें पता है, लेकिन फिर भी। सर हाँ जी। सर आपने पिछले क्लास की वीडियो नहीं डाली है। डाली है मैंने, आपको वीडियो मिली नहीं होगी, मैंने डाल दी थी वीडियो ऑलरेडी। शायद मैंने सेंड नहीं की थी, पर डाली हुई है ऑलरेडी मैंने। आप एक बार शिखर जूनियर पे देखना, मैंने डाली हुई है। किसी को मिली या नहीं मिली? यस सर, मिली थी। हाँ जी, सेंड कर देना सर प्लीज। अरे मैं भेज दूंगा, चलो ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अभी अपन बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो भैया हमें लगता है कि लगभग 40% एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने कवर करवा दिया है। करवाया है या नहीं? ये सर 50% तो सर आपने बता ही दिया है लगभग 40% एटॉमिक सर। स्ट्रक्चर। बिल्कुल आ चुका है सर। लेकिन फिर भी क्या? सर 20% वाले बच्चे हैं। सर आपने बोर्ड्स मॉडल भी बता दिया था। अच्छा 20% वाले बच्चे हैं, सॉरी अबाउट दैट। वो मैं भूल जाता हूँ प्लीज। कोई नहीं सर, याद रहना चाहिए। तो हमने यार देखो, हमने बेसिकली मॉडल्स पे तो बात नहीं की है, लेकिन हमने एटम पे बात की है, उसकी सेल्स के बारे में बात की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की है। उसके साथ साथ हमने बात की है कुछ कंपाउंड्स के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है। और उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना बताया है और सेल्स बताई हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है। और इतना क्लास 10 वालों को नहीं आता है, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। क्लास 10 में भी इतना नहीं बताया किसी को। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बात में बोला कि नहीं बताया तुमने, तो सही बता रहा हूँ। अगर सही से तुमने पढ़ा हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे कि फिर से वो चीजें कर लें, एक बार कर लेना फिर से। यस सर। सर रिवीजन कितने होंगे सर? 50-60% चाहिए तो। चलो ठीक है। और भैया केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में भी जो भी ना आए हमसे एक बार मिल लेना, बात कर लेना। अगर नहीं आए तो बताना, ठीक है? यस सर। सर कल आ सकते हैं? कल आ जाना 1 बजे के बाद। ओके सर।
सर अब वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सर उसकी तरह से पढ़ेंगे SPDF की तरफ से। यार हमें नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ना चाहिए उस तरह से। ये पढ़ना है? क्यों सर, पढ़ लेंगे। नहीं एक्चुअली है नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, तो मैं नहीं सोच रहा कि पढ़ाना चाहिए, बट फिर भी अगर सब पहले आप बेसिक वाला करा सर दीजिए आप सर, फिर देख उसके लेना बाद तो सर। टाइम ही टाइम है। आप अपने हिसाब से करा दीजिए। हाँ सर, आप अपने हिसाब से कर दीजिए, आपको सही लगे। चलो, तो प्रोटॉन कहाँ होता है भैया एटम के अंदर? सर न्यूक्लियस के अंदर, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस में न्यूक्लियस सर। होता है उसके अंदर। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स? सर आउटर सर ऑर्बिट में सर ऑर्बिट्स प्रोटॉन होती की है और बाहर सर, वहाँ न्यूट्रॉन की रिवॉल्व होती करते है। हैं। उनमें सर शेल्स में। न्यूट्रॉन्स? सर न्यूट्रॉन्स भी सर न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन्स भी वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। प्रोटॉन के साथ रहते पाए जाते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन पे, कितना नेगेटिव में? सर वो इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन -1 नहीं होता, -1। नो सर -1 नहीं होता। -1 पॉइंट। into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, सर ये क्या लिखा है आपने? Coulomb. कुलोम। अच्छा ठीक है। कितना सर पता ये है? है क्या? कूलॉम भैया एक साइंटिस्ट है, एक जो हमारा रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, फिजिक्स वाले सर तो ये बताएंगे। -1.6 into 10 की पावर -19 क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? जो हमारे कूलॉम है ना, उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन, या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्सन, या नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जो रिपल्सन होता है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं। अगर चार्जेस है ना, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनमें रिपल्सन क्यों होता है, अट्रैक्शन क्यों होता है, रिपल्सन का जो फोर्स आता है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, हर एक चीज बताइएगा। सर इसलिए कोलम्ब लॉ नाम पड़ा। उसका लॉ है सर कूलम्ब क्यू, फोर्स। यहाँ पे सर क्यू क्या है? सब प्लस क्यू माइनस क्यू। इसीलिए लिखता नहीं है बेटा, Charge. चार्ज। चलो अपन कुछ बात करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब बताना इसका। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब बताना। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बताना। सर Na का बता दूं? पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बताना। बेटा सारा निकालो, ये बीच बीच में फर्जी बात नहीं करनी है। सर वो नॉर्मल Na है ना, नॉर्मल प्लस प्लस कुछ नहीं सोडियम ना? है, सोडियम के लिए हाँ सर। सब तो बता ही दिया है। न्यूट्रॉन से रिलेटेड डाउट है छोटा सा। क्या? तो न्यूट्रॉन से रिलेटेड डाउट था, जैसे मैंने कई जगह पे देखा है, तो कई जगह पे मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन बेटा होते हैं। जिनको नहीं आता उनसे बात नहीं कर रहा, उनको आता हूँ कैलकुलेट कर ले, जिनको नहीं आता मैं बताऊंगा इस क्लास में, फिर उसको ध्यान दो क्या सब डाउट है, ये है वो है।
आज तक तुम डाउट पूछने कभी नहीं आया, एक सर, बार तुमने ना वो बोला। सर वो के लिखा है ना, के पोटेशियम लिखा है ना। कॉन्फ़िगरेशन बताना सर मैं सोडियम को बता दूं? मैं भैया, सारे जिसको आते हैं वही बोले यार। सर मैं बताऊं क्या? बताओ। ओके सर। सर वो सोडियम पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही हो जाएंगे। और सर उसमें कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो जाएंगे। और सर उसका और एक चीज़ और है कि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस का अपन देखते हैं उस पर पूरा मास आता है जनरली। तो जो न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स 12 हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स 11 है और उसका एटॉमिक मास 23 होता है सोडियम का, तो 23 माइनस 11 12 हो जाएगा। और सर अब मैग्नीशियम का बताना है। तो सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल्स टू हो जाते हैं। तो प्रोटॉन्स होंगे उसमें 12, और कोई चार्ज नहीं है, इसलिए बैलेंस करेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स, और उसका एटॉमिक मास 24.3 होते, तो अप्रॉक्स 24 ही ले लो। तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 12 हो जाएंगे। और आर्गन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगा। अबे शुक्ला, कंक्लूजन क्या होगा आर्गन का? स्तब्ध। हेलो, यस सर। कॉन्फ़िगरेशन बताना आर्गन का। सर आर्गन का सर आर्गन का जो सर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ सर। अरे यार, अब तो इंटरेस्ट ले लो यार, सर मैं अब तो बताऊं? मोड मैं कॉन्सेप्ट बताऊं चला क्या? है। सर मैं बताऊं? बताऊं? सर मैं बताऊं सर अर्श सर आ गया। सर बताओ अनुराग। सर अर्श सर आ गया। सर आ सर गया। सर उसका जीरो होगा क्योंकि वो एक वो न्यूट्रल जीरो वो है नोबल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीरो। यस इलेक्ट्रॉन सर। नहीं, ओ सर नहीं सर, तो चार्ज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन जीरो नहीं होता कुछ भी। 2 and 8 टू सर नहीं, 288 हाँ 2,8,8 288 2,8,8 हाँ ये है। आंसर के का होगा सर 2,8,9 2,8,1 2,8,1 सही है ना? यस सर सर वो 2,8,8,1 ही लिख दीजिए। 9 नहीं होगा सर, क्योंकि सर 8 लास्ट और 1 वाले में होगा सर उसके ने बाद। बताया था कि 288 2,8,8,1 होगा ना। 288 सर 9 तो सर वो स्कैंडियम से फिल होना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब वो आपने बताया। यस सर सही है। हाँ सर। यस सर। हाँ तो सही है। कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन सब आते हैं पूरे। चलो पहले कॉन्फ़िगरेशन करो भैया। यस सर लेकिन Yes. 21 आर्गन तक ही आते हैं। अरे रुको सर यार, कैल्शियम तक आता है। 1 से लेके 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन अभी का अभी करो, जल्दी जल्दी, किसी को कोई से पूछ लूंगा। 5 मिनट का टाइम है वैसे यार, 4:50 तक सारे हो जाने चाहिए। किसी से भी कोई भी पूछ लूंगा यार। सर कहाँ से कहाँ तक का? 1 से 20 ओके सर। 1 से 20 तक। निशांत बेरिलियम ऐसा कर रहा हूँ। करो जल्दी। बोरॉन 5 हो गए। 2,3 तो किसी का माइक खुला से वो मतलब बोल रहा है अपने में। सॉरी अनुराग का। सॉरी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हो गया। हो गया सर हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया सर 2 मिनट। सर डन। किसी का बहुत तेजी से हो गया क्या? यस सर हो गया। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सर डन सर। यस सर हो गया। Who is Pankuri Sharma? Pankuri Sharma. Can you tell the conjugation for sulfur? Nishant, for the sulfur, what is the conjugation? Nishant. सर मैं बताऊं? यस सर। बेटा सर मैं बताऊं सल्फर तुम बताओ नहीं। सर तुमसे 2, बोलना बताएगा। हाँ बोलो। सर 2,8,4 गड़बड़ हो गया। और नहीं सर सॉरी सॉरी सर 2,8,6 सर ऐसा ही का बता दिया, सिलिकॉन का बता दिया 2,8,6। ठीक है यार, कन्फिगरेशन वगैरह तो मैंने कितनी बार बताया क्लास में साला। मेरी क्लासेस निकल गई बहुत सारी चार्जेस और जनरल केमिस्ट्री पढ़ाने में। आधा तो मैंने 10 लेक्चर तो मैंने जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई होगी तुम्हें। चार्जेस वार्जेस बताना, ये सब करना, वो सब करना, पता नहीं तुम क्या कर पाए। ऐसे तुम सोचते रहे कि एक दिन आएगा तुम सब पढ़ लोगे, दिन नहीं आएगा बेटा। गर्वित गुप्ता, कुशागर शर्मा, कृतिका पहवा, शर्म करो यार, तुम लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हो यार। ऐसे कुछ नहीं आता जाता यार तुम्हें। इतने दिन से बता रहा हूँ, तुम ये भी नहीं बोल सकते आके एक बार पूछा भी नहीं सर हमको ये वाला कन्फिगरेशन नहीं पता है। आते अगर मैं नहीं बताता तो मुझे लगता कि यार मैंने कोई गलती करी है। मैं बुलाता रहा यार, वीक बच्चे इस बार आप हाइड्रोजन का बता देंगे? क्या हाइड्रोजन का बता दूं? वो तो मैं बता ही दूंगा सारे के सारे, कोई छोड़ के नहीं आऊंगा बेटा, आना चाहिए एटलीस्ट। तन्वी जैन, लोग आते रहे पूछने, पता नहीं क्या है। शिवा अग्रवाल, यस सर। व्हाट इज द कन्फिगरेशन फॉर क्लोरीन? सर क्लोरीन का 2,8,7। अर्श तिवारी, पोटेशियम? सर 2,8,1 सर गजब हो गया। 2,8,8 सॉरी सर एक इसका एक भूल गया। तो 2,8,8,1 अभिषेक गौर, कैल्शियम? सर फॉर्मूला भूल गए? 2,8,8,2 अब कॉन्सेप्चुअल है केमिस्ट्री, अब फॉर्मूला पे नहीं है भैया। तो अब कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ना। अब मोल कॉन्सेप्ट है था ना, तो वहां बड़े एक्सक्यूजेस चल गए तुम्हारे कि मोलरिटी का फॉर्मूला भूल गया इसलिए पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया। अरे बेटा मैं सब समझता रहा, ऐसे माफ करता गया। चलो जिनको कुछ नहीं आता वो देखें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऐसे बच्चे जिनको सब कुछ आता है वो ऐसे टाइम को लॉस ना करें जिस वक्त ये सब चल रही होती हैं और उनको पता होता है कि वो उनको आता है, तो कृपा करके अपने टाइम को यूटिलाइज करें किसी और चीज के, किसी और क्वेश्चंस को करने में। तो मैं इस चीज के लिए अलाउ करता हूँ। जरूरी नहीं है एंगेज रहना हर वक्त, अगर आती हैं वो चीजें, तो अगर सही में वो बंदा कर रहा है काम तो कृपा करके तो वही कुछ और चीज करने लगा। अब आप ये समझाने लगे, मैं कुछ और करने लगा। हाँ नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से। हमने भी किया है तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है कि एक दिन आएगा उस दिन आप सब पढ़ लोगे। तो आपको हर दिन को बनाना है, हर दिन को लेके चलना है, डिमोटिवेट नहीं होना है।
कंफर्म सर सिलेक्शन आपने होगा। टेक्निक भी बताई थी कि सर कैमरे में कोई बुक्स भी नहीं देख पाएगा, हैं? कि कोई कैमरे से आपकी बुक्स भी नहीं देख सकता, आपने स्कूल के लिए एडवाइस दी थी। हाँ, अरे हमने तो बहुत कुछ किया है कैमरा नीचे करके, चिटिंग बहुत करी है, लेकिन यार जब एक समय आता है जब कर लो ना, सब कुछ हो जाता है आगे, इंसान उसके बाद करता है। और जिस स्टेज पे तुम हो, अगर तुम कर लोगे ना चीटिंग वीटिंग, तो पूरी जिंदगी रोते रहोगे, पूरी जिंदगी ऐसे यहाँ वहां की ठोकरे खाते हुए, कहीं कोई चाट बनाता हुआ नजर आएगा, कोई कुछ सब पता है। 8 8 1 8 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 8 8 2। तो आपको यहाँ तक एटलीस्ट कंजुगेशन आपको जानना है और पढ़ना है। इसके बाद वेरिएबल वैलेंसी से होती है, आपको उनमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्लास 11 के चैप्टर्स में आते हैं वो, तो अपन आगे अगर फोकस करेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे ये चीजें, लेकिन ये चीजें ऑलरेडी आपको पढ़नी है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ मैंने कोई विचित्र टाइप की चीज नहीं करी है, बस केवल एक ही काम करने की कोशिश करी कि पहले सेल में देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी पहली सेल है। बेटा जो अभी तक फोकस नहीं थे मैटर में, प्लीज ध्यान दें और एटलीस्ट एक बहुत अच्छे टॉपिक को अपनी झोली में डालें, प्लीज अच्छे से करें। वो कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, सफेद शुक्ला समझ में आ रहा है ना? यस सर। तुम चॉकलेट लेने चले जाते हो यार बीच बीच में, और फिर गिर जाते हो, फिर बताते सर हो सही में नहीं गया था। और सर क्लास में लंच खा लेते हैं। 2 8 8। तो बेटा देखो, आपको मैं बता दूं, ये हमारी पहली सेल है, k = 1 हमारी पहली सेल है, और L है, फिर M है, फिर N है, इसमें 2 होता है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। अच्छा, आपको आप में से कितने लोगों को पता है कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स? 2 मैं बताऊं? 2 आ सकते हैं सर। चलो ठीक है। और दूसरी सेल में? सर 8 और तीसरी सेल में? 8 चौथी में? 18 सब में 8 आएंगे। 8 और पांचवी में? बेटा कंजुगेशन को ऐसे हवाबाजी नहीं करते, इसको रटते भी नहीं है। 32 आते हैं ना? फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electron in a cell can be 2n square। अब 2n स्क्वायर में सेट करना है। अब n की वैल्यू 1 है, तो if n is equal to 1 तो ये हो जाएगा 2, n is equal to 2 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, n is equal to 3 है तो ये 18 हो जाएगा, n is equal to 4 है तो ये 32 हो जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है भैया, ये हमारा कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंजुगेशन स्टेट है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन करते वक्त मैक्सिमम की बात बोरबरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं की गई है। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, शायद आपको बोरबरी के रूल के चीजें कुछ पता चली हो, क्लास 7th में शायद हमने बताया था, आपको बोरबरी का वो वीडियो भेजा था। तो कुछ डेडिकेटेड बच्चों ने जरूर किया होगा, मुझे उम्मीद है, तो वो बताएंगे हमें कि वहां पे क्या किया था उन्होंने। बताओ भैया। हेलो, यस सर। क्या किया था भैया? बोरबरी का कॉन्सेप्ट कोई बताएगा? उसके अगले दिन इस पूरी क्लास ने माहौल बनाया था कि भैया हमें, हाँ बोलो सर। बोर मॉडल बताना है। बोरबरी का कॉन्सेप्ट एक दिन मैंने आपको वीडियो भेजा था, और अगले दिन पूरी क्लास ने माहौल बनाया था कि सर ये तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया सर। हम ही हैं। हाँ बोलो।
सर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग शेल्स में, सर वही बताया गया था बोरबरी कॉन्सेप्ट में सर। हाँ, तो इतना ही याद कैसे? है, बाकी आपने उस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया था, तो वो भी मैंने देख लिया था। कोई और सर बताएगा? 2n स्क्वायर से भी, सर 2n स्क्वायर में जैसे पहले शेल में 1 रखेंगे तो 2n स्क्वायर से वो 2 हो जाएगा, फिर n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर n की वैल्यू 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 32, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है। सर मैं नहीं, तो बोरबरी ने क्या कहा, ये तो ठीक है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ भैया। सर जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने फॉर्मूला बताया उससे ही मतलब उसको यूज करके बन जाते हैं। और जो सेकंड रूल है उसमें ये है कि जो एक एटम के पास जो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 8। और जो सर थर्ड रूल है वो ये कहता है कि नेक्स्ट शेल तभी बनेगी जब जो प्रीवियस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर उसका भैया, आउटरेट या डुप्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, 2-3 बातें थी उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने पहले तो सबसे पहले यही बोल दिया कि ये दिमाग मत लगाना कि हमारे पास ऑक्टेट रूल है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीशन है। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? क्योंकि 4 लोन पेयर को कंटेन करता है पहली बार। अगर एक लोन पेयर कितने से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से? कोई बताएगा लोन पेयर क्या होता है? सर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे अगर ऑक्सीजन सर का, तब अपन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तभी। अगर ऑक्सीजन का आप देखो ना, नियॉन जैसे देख लो आप, नियॉन है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास 2 6 टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 ना दिखा के बल्कि लोन पेयर के फॉर्म में दिखाते हैं कुछ ऐसे। यस सर, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं कुछ ऐसे लोन पेयर के फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते समय दिखाते हैं। ऐसे कुछ हम नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी अनपेयर्ड हैं। यहाँ पर एक तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होती है, ये मूव कर सकते हैं और अनस्टेबल कर सकते हैं हमारे एटम को, जिसकी वजह से इनको हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रखते हैं ताकि ये एक दूसरे को संतुष्ट करते रहें। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो आगे चल के अपन बात करेंगे क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब हम पढ़ेंगे वहां पर क्वांटम नंबर वगैरह के बारे में। लेकिन अभी भी हमारे पास जो सिलेबस में है वो चीजें भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर हमारे पास डबल इलेक्ट्रॉन है यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ही मिनिमम होती है। ठीक है, तो ज्यादातर शो करते हैं इनको लोन पेयर के फॉर्म में। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। मैं एकदम ग्राउंड लेवल बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। क्लास 8 वालों को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। क्लास 7 वालों से पूछना, सब कुछ आता है जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है इधर। ठीक है, एक दिन हम कंबाइंड क्लासेस भी ले लेंगे, उस दिन आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है इधर। तो अपन के पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है और ये कॉन्फ़िगरेशन में केवल हाइड्रोजन, देखो अब यहाँ पर ये है कि 2 8 8 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन स्टेट ऐसे चलती है और 288 चलेगा। आपके सिलेबस में कैल्शियम तक है तो आप 288 में खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 288 की कॉन्फ़िगरेशन है और लास्ट में 2 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर पहली सेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के बाद जब हाइड्रोजन का 1 था, हीलियम का जब आया तो वहां पे 2 किया और 2 करते ही जब मैं लिथियम का लिख रहा था तो ऐसे केस में हमने 2 और 1 लिख दिया क्योंकि हमें अगली सेल में जाना ही पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अब पहली सेल में कंप्लीट हो चुके हैं, हमें नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेल में मूव करेंगे तब तक मूव करते रहेंगे नेक्स्ट सेल के लिए जब तक हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं हो जाते। वैसे फील्ड तो हमें जरूरत पड़ने पे और भी कर सकते हैं, 2n² तक कर सकते हैं फील्ड। तो यहाँ पर और संयोग से L सेल में 2n² की वैल्यू भी 8 ही है। आप अगर देखो तो 2 × 2 की वैल्यू भी 8 ही आती है। तो यहाँ पर किसी एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। 2 8 तो पक्का है भैया। और 2n² में अगर n = 1 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो पहली सेल और दूसरी सेल में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई दिक्कत है? वहां पे एक्सपेंशन का कोई चांस नहीं होता है। आप अगर आप मैग्नीशियम का लिख रहे हो तो आप आंख बंद करके पहले 2 8 लिख दो, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन स्टेज को कंप्लीट करो। हो सकता है कि आप स्कैंडियम के ऊपर बढ़ो, आप जब कॉपर वगैरह का लिख रहे होगे तो यहाँ पर 2 8 8 और यहाँ पर 8 और 19 होता है ना,
यहाँ पर स्टेट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं कन्फिगरेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 18 फिल कर सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दें, 10 ऑलरेडी यहाँ पर है, कॉपर 29 का लिख रहे हैं, तो 2 8 18 1 हो जाएगा इसका कन्फिगरेशन स्टेट। अगर 29 का लिख रहे हैं ये हो जाएगा ना 10 और 18। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फिगरेशन लिखते रहे, हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर पूरा हम फिलिंग लेके जाएं, लेकिन जहां तक संभव है हम नहीं ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पर कन्फिगरेशन स्टेट को 8 से ऊपर का ट्राई करें। तो जहां तक आपके सिलेबस में है आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको 288 तक ही करना पड़ेगा, 2881 मैक्स 2882, और जब आएगा तो अपन देख लेंगे उसको भी, ठीक है, हो सकता है आएगा तो अपन उसको भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि पता कर ले। वैसे कुछ बचा नहीं इसमें, मैं बोल रहा हूँ कि 2n² आपकी लिमिट है, तो ऑब्वियसली जब आपके पास घर में ज्यादा लोग होने लगे तो अपनी लिमिट को तो आप फैलाओगे ही। तो फिलहाल जब इलेक्ट्रॉन्स अगर भर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है। किसी को कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओ सर सर यू मीन दैट सर पहले हमें 288 रखना है, फिर अगर ज्यादा होते हैं तो 2818 का। बेटा सबसे पहले तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर मैंने बोल दिया कि 288 तक ही आपको रखना है हमेशा, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि कैल्शियम वगैरह का उसके ऊपर आप जब कॉपर वगैरह में बढ़ेंगे या आप Zn का लिख रहे होंगे, वहां पर हम इन स्टेट को भूल जाते हैं कि हम 2 8 18 1 लिखे, वहां पर हम 1s2 2s2 की कन्फिगरेशन स्टेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, उसे हम अबाउ रूल से करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसमें तुम्हें बताएं कि अगर मैं क्लासेस लूंगा मतलब सही से, अगर मान लो टाइम के पहले अगर सिलेबस खत्म होने लग जाता है तो हमारे पास 1-2 क्लासेस दे देंगे इधर इस चीज के लिए कि हम अबाउ रूल भी समझा दें कि उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, या कैसे कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। लेकिन अगर नहीं बचेगा तो फिर देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। बाकी हमने काफी चीजें कवर कर दी है, मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट लगेगा भी तो अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका करके आना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, इनका एडिशन निकालना, एटॉमिक मास निकालना, एटॉमिक वेट निकालना, हर चीज आपको नेक्स्ट क्लास तक एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सो प्लीज आना तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, एटॉमिक वेट निकालना, इतना पता होना चाहिए, और प्लस कन्फिगरेशन स्टेट के साथ आना। हर चीज मैंने बताई है क्लास में, आपके ही क्लास में, तो आपको सौभाग्य प्राप्त है पहले ही इसको पढ़ने का। तो कोई दिक्कत है मुझे बताना, मैं आपको फॉलो करता हूँ, बता दूंगा कि कौन सा लेक्चर फॉलो करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, सबका रक्षाबंधन बढ़िया रहा, मौज रही। यस सर, यस सर, मौज ही करिए सर। खाते रहे। यस सर तब मैं दुखी था सर।